यह पृथ्वी ग्रह जिस पर मानव जाति कई सालों से राज कर रही है, यह कुछ हजारों करोड़ों नहीं बल्कि 4 अरब 60 करोड़ साल पुरानी है। जिस स्थिति में आज मनुष्य इस ग्रह पर राज कर रहा है, वह परिस्थिति हमारे लिए बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। हम मनुष्यों को इस परिस्थितियों को सुधारने के लिए एक कड़े संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा, जिसने एक लंबे विकास को जन्म दिया। आज हम आपको मानव विकास की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहे हैं। इस कहानी की एक एक कड़ी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से प्राप्त फॉसिल्स के एविडेंसेस पर आधारित है। इस कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि हम मनुष्य ही हैं, क्योंकि हम न तो पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, न चीता की तरह दौड़ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम इस पृथ्वी ग्रह पर राज कर रहे हैं। जब धरती से डायनासोर का राज खत्म हुआ तो अन्य प्रजातियों के विकास को बढ़ावा मिला, जिसमें एक प्रजाति मैमल्स की भी थी, जिससे हम मनुष्यों का विकास होने वाला था। इस धरती पर पहला मैमल श्रियू था, जो दिखने में चुचुंदर जैसा था। देखते ही देखते मैमल का विकास इस धरती पर तेजी से होने लगा और उसमें एक प्रजाति एप यानी बंदर का विकास हुआ, जो हमारे सबसे करीब थे। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि चिंपैंजी के जीन्स हमारे जीन्स से काफी करीब हैं। चिंपैंजी हमसे इतने करीब थे, फिर भी चिंपैंजी जैसे जीवों से मानव जाति के विकास में करोड़ों साल लगे। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर चिंपैंजी जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स का विकास हुआ, जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों से चलने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी इन्हें 2 पैरों से दौड़ने में तकलीफ का सामना करना पड़ता था और ये लंबे समय तक 2 पैरों पर नहीं चल पाते थे। प्रकृति में 2 पैरों से चलने वाले प्राइमेट्स को ही बढ़ावा मिला, क्योंकि 2 पैरों से चलने में ऊर्जा का कम यूज होता था और शिकार के लिए हाथों की भी जरूरत बढ़ने लगी। लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार हम जिस बॉडी पार्ट का यूज करने लगते हैं, उसमें म्यूटेशन के कारण लगातार धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस और उससे उन्नत प्रजातियों को 2 पैरों से चलने की आवश्यकता बढ़ने लगी, तो स्कल में मौजूद फोरामेन मैग्नम धीरे धीरे बीच में शिफ्ट हो गया। फोरामेन मैग्नम में म्यूटेशन के कारण हमारे शरीर का सेंटर ऑफ मास बीच में रहता है, जिससे हमें 2 पैरों से चलने में आसानी होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हाइट 1.3 से 1.5 मीटर होती थी। इनका वेट 33 से 50 केजी था, लेकिन अभी भी इनका हेड बैलेंस नहीं था। इनके ब्रेन का साइज 380 से 450 सीसी था, जो कि चिंपैंजी से थोड़ा सा ही अधिक था। ये शाकाहारी थे और इनके मोलर टीथ स्ट्रॉन्ग थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बेबी चिंपैंजी का स्कल हमारे स्कल से मिलता जुलता है। इसके बाद 2.5 से 1.6 मिलियन ईयर्स पहले मानव के समान दिखने वाला पहला जीव अस्तित्व में आया, जिसके ब्रेन का साइज चिंपैंजी से डबल था और ये शाकाहारी थे, जिन्हें होमो हिबिलस कहा जाता था। लेकिन यह प्रजाति होमो इरेक्टस के कारण ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। अब समय के साथ और अधिक उन्नत और बुद्धिमान जीवों का विकास हुआ, जिन्होंने मानव विकास की एक क्रांतिकारी नींव तैयार की, जिन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता है, जिनका ब्रेन साइज 900 सीसी था और ये मांसाहारी भी थे। और इससे ह्यूमन इवोल्यूशन में एक बड़ा बदलाव आया, जिससे फूड रिसोर्सेज बढ़ गए। इन जीवों ने अपने आगे किसी और जीव को टिकने नहीं दिया और यहाँ तक कि होमो हिबिलस का भी नामो निशान मिटाकर रख दिया। होमो इरेक्टस और होमो हिबिलस के ब्रेन साइज में अचानक बढ़ने के बहुत सारे कारण थे। गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड, यानी बेबी जल्दी पैदा होने से उसका फर्दर डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होकर पूरी तरह से मदर डिपेंडेंट होता था। ऐसी स्थिति में मदर का बेबी को अकेले छोड़कर हंटिंग पर जाना पॉसिबल नहीं था। ऐसी स्थिति ने फीमेल्स को एक ऐसे बुद्धिमान पार्टनर्स को सिलेक्ट करने की नीड पर छोड़ दिया, जो न सिर्फ मदर और बेबी को प्रोटेक्ट कर सके, यानी उनके लिए सेफ एंड सिक्योर प्लेस खोज सके, बल्कि उन दोनों के लिए शिकार के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर सके। ऐसे इंटेलिजेंट मेल के सिलेक्शन से ये कैरेक्टर इनके वंशजों में इनहेरिट होने लगे और इस स्थिति ने ह्यूमन रिवोल्यूशन रेस को बदल कर रख दिया। इस प्रकार लार्जर ब्रेन के ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज इनके डिसेंडेंट में होने लगे। लार्जर ब्रेन के कारण गेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी पीरियड कम हुआ, यानी बेबी का यूटेरस से अर्ली बर्थ हुआ, जिससे बेबी के जन्म में कोई प्रॉब्लम ना है। और चूंकि जल्दी जन्म होने से बच्चों का कंप्लीट डिपेंडेंसी बढ़ता चला गया, जिसने फैमिली कंसेप्ट को जन्म दिया और एक परमानेंट कपल बने। इससे सेलेक्टिव कैरेक्टर्स और इंटेलिजेंस इनहेरिट हुई और इस स्थिति ने इवोल्यूशन को एक नई डायरेक्शन दी। ये माइग्रेटरी यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि होमो इरेक्टस 2 पैरों से दौड़ सकते थे। ये स्टोन वेपन का यूज करते थे, इसलिए इनके न्यूरॉन्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, जिससे इनका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, जो इवोल्यूशन में हेल्पफुल रहा। होमो इरेक्टस कमजोर और बूढ़े लोगों का ध्यान रखते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हिबिलस पत्थर मारकर शिकार करते थे, वहीं होमो इरेक्टस लकड़ी पर पत्थर बांधकर उसे हथियार के रूप में यूज करते थे। सिक्योरिटी के लिए केव में रहते थे। ह्यूमन इवोल्यूशन में ये लार्जेस्ट एवर सर्वाइवर थे। इन्होंने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज किया। इनके फॉसिल्स चाइना और जावा में मिले। होमो इरेक्टस की हाइट 5.9 से 6.1 फीट थी और इनका वेट 40 से 68 केजी था। होमो इरेक्टस और निएंडरथल के बीच की लिंक मिसिंग है, यानी हमें अभी भी इसके साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। निएंडरथल कंपैरेटिवली ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इन्होंने पहली बार मुर्दे को दफनाना शुरू किया। इससे पहले कि सभी स्पीसीज अपने डियर वंश की डेड बॉडीज को फॉरेस्ट में जानवरों को खाने के लिए छोड़ देती थी, निएंडरथल अपने डियर वंश की डेथ के बाद उसकी डेड बॉडी के आसपास फूड वेपन्स छोड़ देते थे। इस प्रकार रिचुअल्स में ये भरोसा करते थे। ये सिद्ध करता है कि ये रीति रिवाज को मानने वाले और सामाजिक परंपरा
परंपरा में भरोसा रखते थे। साइंटिफिक एविडेंसेस एंड फॉसिल्स से ये पता चला है। इन्होंने मौसम से बचने के लिए जानवरों की खाल को पहनना शुरू किया और ये पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने कपड़ों का इस्तेमाल यानी वस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अपने नॉलेज को ये अपने बच्चों में इनहेरिट करते थे। ये ऐसी पहली प्रजाति थी जो अपने बच्चों में अपने नॉलेज को इनहेरिट करने वाली थी। ये 4 मिलियन ईयर्स से 40,000 ईयर्स पहले तक सर्वाइवल में थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में इनके फॉसिल्स यूरेशिया में यानी यूरोप और एशिया में मिलते हैं। निएंडरथल का फर्स्ट फॉसिल जर्मनी के निएंडरथल वैली में मिला, इसलिए इन्हें निएंडरथल कहा जाता है। ये मॉडर्न ह्यूमन के सबसे करीब थे जो 40,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए यानी विलुप्त हो गए। निएंडरथल दिखने में कुछ इस प्रकार थे जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। इनका लॉजिकल रीजनिंग और थॉट प्रोसेस बहुत डेवलप था। ये घर बनाकर रहते थे, वस्त्र पहनते थे और हथियार बनाने में मास्टर थे। और ये बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार कर लिया करते थे। जहाँ होमो इरेक्टस गुफा में रहते थे वहीं इन्होंने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। ये पहले ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने ऑर्नामेंट पहनना शुरू कर दिया था। इनके ऑर्नामेंट भी कुछ इस प्रकार होते थे कि जानवरों की इंटेस्टाइन की माला बनाकर और उसमें चकमक पत्थर लगाकर पहनते थे, जिससे समय आने पर उस चकमक पत्थर से आग पैदा की जा सके। इनके पास भिन्न भिन्न तरह के हथियार हुआ करते थे और आवश्यकता अनुसार जिस हथियार की जहाँ जरूरत पड़ी उन हथियारों को उपयोग कर लिया करते थे। मरने के बाद ये अपने नियर्स एंड डियर्स को कब्र में दफनाते थे। इनकी हाइट 5.1 से 5.5 फीट हुआ करती थी। इनका वेट 54 से 65 केजी हुआ करता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके ब्रेन का साइज 1400 सीसी तक हुआ करता था। मरने के बाद इन्हें यह भी समझ में आने लगा कि मरने के बाद जो डेड बॉडी है उस डेड बॉडी को टच करने से कुछ जर्म्स जब इनकी बॉडी में चले जाते थे तो जिसके कारण इनके नियर्स और डियर्स भी बीमार होने लगे, जिससे इन्हें यह समझ में आने लगा कि डेड बॉडी को मरने के तुरंत बाद दफनाया जाना चाहिए बजाय उसको टच करने के। इस तरह से ये मरने के बाद डेड बॉडी को तुरंत दफना दिया करते थे। अब इसके बाद कहानी के रियल हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है होमो सेपियंस। ये इंटेलिजेंट और बहुत क्लेवर था जो आज के मॉडर्न मैन के इवोल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल बना। इसका ब्रेन अधिक शार्प था और साइज में निएंडरथल से इसका ब्रेन थोड़ा सा बड़ा था। इन्होंने अपनी चतुराई से निएंडरथल को समाप्त कर दिया। ये 75,000 से 10,000 ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में थे। ये वो समय था जिस समय निएंडरथल और होमो सेपियंस एक साथ एग्जिस्टेंस में थे। ये वॉल पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये उसी समय की है, लेकिन ये दावे से नहीं कहा जा सकता है कि निएंडरथल ने बनाई है या होमो सेपियंस ने बनाई है, क्योंकि ये दोनों एक ही समय में मौजूद थे। लेकिन ये कंफर्म है कि ये दोनों स्पीसीज रिसोर्सेज के लिए तगड़ी रेस में रहे और आखिरकार होमो सेपियंस ने निएंडरथल को समाप्त कर दिया। होमो सेपियंस ने निएंडरथल को चुन चुन कर मार डाला। रिसोर्सेज के लिए इतने गहरी रेस में थे कि एक दूसरे को मारकर कई बार खा भी जाया करते थे। यूरोप में होमो सेपियंस और निएंडरथल के बीच में एक तगड़ा मुकाबला हुआ। आज से 40,000 साल पहले निएंडरथल विलुप्त हो गए। जब दो स्पीसीज की रिक्वायरमेंट सेम होती है तो इसे इकोलॉजिकल निके कहा जाता है। इकोलॉजिकल निके के लिए दो स्पीसीज में आपस में लड़ाई होती है और जिसमें से एक स्पीसीज बचती है और दूसरी स्पीसीज सर्वाइवल से बाहर हो जाती है। यूरोप और स्पेन में मिले फॉसिल से पता चलता है कि ये दोनों एक ही समय में रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि निएंडरथल आज के मनुष्य की हद तक डेवलप हो गए थे, फिर भी इतना नजदीक आकर ये विलुप्त कैसे हो गए? इसके पीछे मुख्य कारण होमो सेपियंस का एक्सट्रीम क्लेवर होना है, यानी ये बहुत ज्यादा चतुर थे। रिसोर्सेज की लड़ाई में होमो सेपियंस ने निएंडरथल को चुन चुन कर मार डाला। जैसे रात को सोते समय ये इनके कबीले के आसपास आग लगा देते थे। अगर आग से बचकर कोई भागने की कोशिश करता था तो ये हथियारों से उससे मार डालते थे। एक तरफ होमो सेपियंस निएंडरथल को चुन चुन कर मार रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इसी टाइम स्केल में एक आधुनिक मानव मॉडर्न मैन के समान एक अद्भुत स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही थी। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि इनकी ब्रेन साइज न सिर्फ होमो सेपियंस से भी ज्यादा थी बल्कि आज के मॉडर्न मैन से भी ज्यादा थी। आज के मॉडर्न मैन से इनकी ब्रेन साइज 200 से 300 सीसी ज्यादा थी, जो एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। और इस स्पीसीज का नाम क्रो-मैग्नन है। इनके फॉसिल्स फ्रांस में मिलते हैं जो आज से 30,000 साल से 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। उस समय इन्होंने आर्ट और कल्चर में जो डेवलपमेंट किया उस समय की कोई भी स्पीसीज इनके आसपास भी नहीं थी। इन्होंने अलग अलग मेटल ऑक्साइड से कलर का निर्माण करना शुरू कर दिया था और गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग भी शुरू कर दी थी। ये हाईली स्किल्ड और घुमक्कड़ शिकारी थे और ये नेचुरल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली सीजनल माइग्रेशन भी किया करते थे। ये शिकार के दौरान बहुत ही अद्भुत हथियारों का उपयोग करते थे जिसमें तीर कमान भी होते थे और तीर कमान की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने अलग अलग प्रकार के घरों का निर्माण भी शुरू कर दिया था। ये गुफाओं में पेंटिंग के लिए मैग्नीज और आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते थे। ये छतों और दीवारों पर सुंदर और आकर्षक सीनरी भी बनाते थे। इनकी पेंटिंग आज भी फ्रांस और स्पेन में देखने को मिलती है और पेंटिंग को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये एनिमल रियरिंग भी करते थे। इस चित्र में जो आप घोड़े का फोटो देख रहे हैं ये आज की पेंटिंग को भी मात देता है। ये हॉर्स की फोटो फ्रांस की गुफाओं से मिली है। इस पेंटिंग के कलर आज भी फेड नहीं हुए हैं। इससे उस समय की टेक्नोलॉजी का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि क्रो-मैग्नन उस समय कितने डेवलप हुआ करते थे। इनकी ये रॉक पेंटिंग वर्ल्ड की बेस्ट पेंटिंग में से एक है। यह क्रो-मैग्नन की आर्ट और कल्चरल हाइट को रिप्रेजेंट करता है।
क्रो-मैग्नन का चेहरा आश्चर्यजनक रूप से एलियन से मिलता जुलता दिखता है। अब नेचुरल सी बात है कि आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि इतनी डेवलप स्पीसीज अचानक रहस्यमय तरीके से गायब कैसे हो गई और आज हमें फ्रांस और स्पेन में इनके गिने चुने फॉसिल्स ही मिलते हैं। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा साइंटिफिक इन्वेंशन इन्होंने ही की थी, जिससे कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये इन्वेंशन के बल पर किसी दूसरे लाइफ सर्वाइवल प्लेनेट पर माइग्रेट कर गए होंगे, यानी क्रो-मैग्नन किसी दूसरे ग्रह पर चले गए होंगे। वहीं साइंटिस्ट का एक ग्रुप यह भी मानता है कि संख्या में कम होने के कारण होमो सेपियंस ने इन्हें चुन चुन कर मार डाला होगा, लेकिन इन सब के कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। इस प्रकार क्रो-मैग्नन का अचानक इस तरह से पृथ्वी से गायब हो जाना आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस में यह मिसिंग लिंक है, इसलिए कुछ टेक्स्ट बुक से इस कंटेंट को रिमूव कर दिया गया है। इसी के साथ हम स्टोरी के मेन हीरो यानी होमो सेपियंस पर आ जाते हैं। अब यही होमो सेपियंस डेवलप होकर अर्थ के डिफरेंट पार्ट पर माइग्रेट होते चले गए। ईस्ट में ये एशिया, वेस्ट में यूरोप और साउथ में अफ्रीका तक फैल गए। नॉर्थ में आइस होने के कारण ये वहाँ माइग्रेट नहीं कर पाए। इस तरह से ये अर्थ के डिफरेंट पार्ट में फैल गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्री रास्ते से जाकर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को भी खोज निकाला। आज से 18,000 साल पहले प्री हिस्ट्रिक केव आर्ट इन्होंने ही बनाई है। आज भी भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में है, इन्हीं की वॉल पेंटिंग मिलती है। माइग्रेशन से बचने के लिए इन्होंने धीरे धीरे फार्मिंग और एनिमल रेयरिंग का काम शुरू किया। इस प्रकार मनुष्य ने पहली बार अपने जंगली रूप को जंगल में छोड़कर परिवार, गांव, समाज और एक व्यवस्थित मानव समाज का निर्माण की नींव रखी। लेकिन यहाँ भी रिसोर्सेज को लेकर आपसी रेस, फाइट, कन्फ्लिक्शन को रिजोल्व करने के लिए, एक्सटर्नल अटैक से बचने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत फील हुई जो एक कॉमन गाइडलाइन रूल बनाकर इस पूरी सोसाइटी को गवर्न कर सके। इनकी इस तरह के नीड ने किंग यानी राजा का निर्माण किया और इस तरह से धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित होने लगे। इस प्रकार नॉलेज के इनहेरिटेंस के कारण आज हम जिस ऊंचाई को छू पाए हैं, वो हमारे एक लंबे इवोल्यूशन की कहानी है। इवोल्यूशन का यह स्टोरी यही समाप्त होता है, लेकिन यह इवोल्यूशन का एंड नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ नेचर। उम्मीद है इवोल्यूशन का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इसी तरह की वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।